सुरैया। देखिए जरा क्या हाल बना के रखा है। पेपर पड़े हुए, गुलदान यहाँ पर पड़ा हुआ है। कितनी बार कहा भैया ये घर तुम्हारा ही है, इसको संभाल के रखो, लेकिन नहीं। पेपर देखो ऐसा देखिए जैसे कचरा करो। कितना भी इनको समझा दो समझ में नहीं आएगा। ये देखिए साहब, एक जूता यहाँ पड़ा हुआ, दूसरा जूता कहाँ? दूसरा जूता यहाँ पड़ा हुआ, कितनी बार कहा भैया जूते एक तरफ उतारो, एक तरफ रखो, लेकिन नहीं। जो इनके रहने का रंग ढंग है वो कभी नहीं बदलेगा। करो अपनी मनमर्जी का, जैसा करना है वैसा करो। कह देता हूं साहब, चाहे तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं आपको कि ये घर बर्बाद होकर रहे, कोई रोक नहीं सकता इसको। अरे जिंदा हूं इसलिए किलपता रहता हूं। अच्छा होता कि मर जाता, या फिर खुदा आंखों की बीनाई छीन लेता कि न कम से कम आंखों से देखता ना अफसोस हो। मेरा क्या है साहब, मेरी तो जैसे जैसे कट रही। अरे इस घर के लिए क्या नहीं किया मैंने। वालिद बुजुर्गवार जब गुजरे थे तो पूरे 1,500 का कर्जा माथे पर छोड़ कर गए थे, वो भी आज से 30-35 साल पहले। उस जमाने के 30-35 हजार आज के 1.5 लाख रुपए समझिए। लेकिन नहीं साहब, एक एक पाई चुकाई में अम्मी के सारे गहने महाजन के गिरवी रखे थे, उन्हें छुड़ाया। घर में जवान बहन थी, उसकी शादी की। मानता हूं कि लड़का बहुत अच्छा नहीं था, बिजली कंपनी में मीटर रीडर था, मगर आज देखिए भूलकर कुप्पा हो रही है, एकदम सेठानी लगती है। बच्चे बच्चियां अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खुद का मकान तो है ही, फोकट की बिजली जितनी जलाओ उतनी सही। गर्मियों में 3-3 कूलर चलते हैं और जाड़े में हीटर। शादी के वक्त तो साहब साइकिल भी नसीब में नहीं थी, लेकिन आज देखिए 2 गाड़ियां हैं, एक स्कूटर है, एक मोटरसाइकिल, और ऊपरी तनख्वाह अलग से। वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। एक शेर है कि मंजूर नजर कौन हुआ इसकी खबर क्या, और वो जब देने पर आ जाए तो है वो हुनर की। वालिद बुजुर्गवार के गुजरने के बाद अम्मी पूरे 1 साल तक जिंदा रही, और जब तक जिंदा रही तब तक मेरे पास ही रही। मजा नहीं कि कभी साल में 1-2 दिन के लिए बड़े भाई के यहाँ चली गई तो चली गई, वरना मेरे पास ही रहती। मजा नहीं कि कोई खाने पीने में कमी रह गई। साल का 1 जोड़ा कपड़ा और आधा पाव दूध बांध दिया था। जब कभी बीमार पड़ती तो डॉक्टर इलाज करवाता, वो भी एलोपैथी।
ये नहीं कि किसी चवन्नी छाप वेद या हकीम की पुड़िया लाकर मुंह में टपका दी। इंतकाल से पहले 1 महीने तक अम्मी अस्पताल में भर्ती रही। बीवी के सारे गहने गिरवी रख दिए। डॉक्टर को गिन के पूरे 40,000 रुपए दिए, तब जाके ऑपरेशन हुआ। फिर ढेरों खून की बोतलें, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, दवाएं। लेकिन साहब, कैंसर का इलाज तो इस जमाने में नहीं है, उस जमाने में क्या होगा। खैर, मौत और जिंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अम्मी की वसीयत थी कि बेटा अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे मेरे मायके में दफनाना, यानी कि यहाँ से 300 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में। चाहता तो यहीं पर मामला निपटा देता, लेकिन नहीं साहब। कोई 40-45 आदमियों को लिया, किराए की बस की और बुरहानपुर में जाकर कफन दफन किया। फिर वही बच्चों को खाना खिलाया, खैरात दी, ज़कात दी। फिर वहां से लौट कर आए तो 40वां। कुछ नहीं तो 250-300 लोगों ने तो खाना खाया होगा सर। कहने को बड़े भाई भी आए थे, लेकिन सिर्फ रस्म अदायगी के लिए। उनकी जेब से फूटी कोड़ी नहीं निकली। हालांकि तनख्वाह मुझसे 2 गुनी ज्यादा नहीं तो 1.5 गुनी ज्यादा तो होगी। अब्बा जी के जीते जी उन्होंने कुछ नहीं किया तो अम्मी के मरने के बाद क्या कर। शादी के 6 महीने बाद ही साहब घर छोड़कर अलग हो गए। अब्बा जी उस वक्त रिटायर हो गए थे, लेकिन मानना पड़ेगा। अब्बा जी ने एक बार भी नहीं कहा कि बेटा आखिर क्या बात है, क्या तकलीफ है, क्यों घर छोड़कर जा रहा है। उल्टा खुद अपने हाथों से भाभी के सारे दहेज का सामान, कपड़े लत्ते, गहने, जेवर, बर्तन भांडे सब अपनी निगरानी में रखवा दिए। अम्मी थोड़ा बहुत, लेकिन अब्बा जी ने अम्मी को डांट दी कि क्यों रोकी। अरे जिसे अपने माँ बाप की फिक्र नहीं, उसके लिए रोने से क्या फायदा। और फिर अभी मैं जिंदा हूं, हमारा एक बेटा और भी है, तो ना तो तुम बे औलाद हुई हो, ना ही तुम विधवा हुई हो। चुप हो जाओ। अम्मी बेचारी चुप। बड़े ही नकली अंदाज से बड़े भाई आगे बढ़े और दोनों को सलाम किया और सामान से लदे ट्रक पर बैठकर ये जा वो जा। लेकिन उस दिन का दिन है कि आज का दिन। अब्बा जी ने बड़े भाई का नाम इस घर में दोबारा नहीं लिया। बीए कर रहा था उस वक्त। अब्बा जी की तनख्वाह से घर चल रहा था, पेंशन से। परेशानियां थोड़ी बढ़ने लगी तो अब्बा जी ने एक दुकान पर मुंशीगिरी करना शुरू कर दिया। मैंने भी ट्यूशन में पढ़ाना शुरू कर दिया। इस तरह से घर का खर्च चलने लगा। मैं एमए कर रहा था, तभी एक दिन अब्बा जी के सीने में दर्द उठा और रात होते होते तक उनका इंतकाल हो गया। परेशानियां बढ़ गई, पेंशन अधूरी रह गई। लेकिन मैंने भी सब हार नहीं मानी। मैंने ट्यूशन बढ़ा दी। सुबह 7 बजे घर से निकलता और रात को 10 बजे घर पर लौटता। एक वक्त में 6-6, 7-7 ट्यूशन पढ़ा। क्या कहूं साहब, अपनी तो जवानी ऐसे ही गुजर गई। जवानी क्या, बचपन भी कोई खास नहीं गुजरा। अब्बा जी रेलवे में मामूली मुलाजिम थे, तनख्वाह इतनी ज्यादा थी नहीं कि अल्ले तल्ले हो पाते। अम्मी बासी रोटी में घी नमक लगाकर दे देती, बस वही खाकर स्कूल चला जाता। जेब खर्च किस चिड़िया का नाम है कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। कभी ईद, बकरा ईद किसी मेहमान ने 58-54 हाथ पे रख दी, उसी को गनीमत समझिए, वरना खाली हाथ हिलाते हुए चले जा रहा है स्कूल। शुरुआत में मदरसे में पढ़ा, तभी वही गंदा संदा कुर्ता पजामा पहने हुए, फटी चप्पल पहने हैं, बगल में सिपारा दबाए चले जा रहे हैं धूप में। फिर उसके बाद स्कूल में दाखिला हुआ। स्कूल में कुछ नहीं तो कम से कम 2 किलोमीटर दूर तो होगा।
लेकिन कभी किसी सवारी की फरमाइश जाहिर नहीं की। हाँ, लेकिन जब इंटर में पहुंचा तब जरूर डरते डरते अम्मी से कहा कि अब्बा जी से कहकर एक साइकिल दिलवा दो, थक जाता हूं। शुरुआत में तो अब्बा जी ने टाल मटोल की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं कॉलेज से आने के बाद घंटों बिस्तर पर निढाल पड़ा रहता हूं, तब कहीं जाकर उन्होंने एक साइकिल दिला दी, वो भी सेकंड हैंड, नीलामी में बिकी हुई। इस तरह अठन्नी चवन्नी मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। लेकिन ये अठन्नी चवन्नी कोई जेब खर्च के लिए नहीं थी, बल्कि इसलिए थी कि कहीं रास्ते में साइकिल पंचर ना हो। और क्या बताऊं साहब, कपड़ों का तो ये था कि इंटर तक घर के धुले कपड़े बगैर इस्त्री पहनकर जाता था। यूनी पैंट तो जिंदगी में पहली बार तब पहली जब मैं बीए कर रहा था, कोट तब भी नहीं। कोट तो पहली बार तब पहना जब मैं एमए कर रहा था और कन्वोकेशन में बीए की डिग्री लेने के लिए जाना था। 1.5 रुपया या 20 आने की एक सरियल सी टाई खरीदी। जाहिर बात है कि बांधना तो आती नहीं थी। एक दोस्त की मदद से जैसे तैसे गले में बांधी और लटका कर चले। लेकिन साहब, हमने अपने बच्चों का हमेशा से ख्याल रखा, उन्हें कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं हुई, हर तरह से उनका ख्याल रखा। साहब दादे तो 2 या 2.5 साल के थे तभी से सूट पहन रहा है, बाटा का जूता, चश्मा, कैप, बेल्ट, हर चीज। मुश्किल 4 या 5 साल के रहे होंगे कि एक दिन दुकान पर जाकर अड़ गए। कहने लगे, अब्बा जी वो फौजी सूट खरीदेंगे जिसके कंधे पर सितारे लगे होते हैं, कमर में बेल्ट होता है और नकली तमंचा होता। कोई 150 या 200 रुपए का था उस वक्त, दिया खरीद कर। अगले ही दिन कपड़े फाड़ ला। बेगम ने बहुत डांटा। नारायण, यही सीखा तूने, बर्बाद कर दिया हमारा पैसा। क्या हो गया? देखो क्या किया उसने। क्या कर दिया? फाड़ लिया उसने इतना महंगा। ओहो, तो फाड़ लेने को दूसरा दिला देंगे, बच्चा है। बस यही कह के सर पे चढ़ा लो उसको। 400-500 रुपए की आप पेड़ भी रखते हैं क्या? ओहो, अरे तुम जाओ, वो बच्चा है, क्या समझे इन सब बातों को? बच्चा है, बिगाड़ दो यही कह के। रुक, मैं तुझे सबक सिखाती हूँ, रुक जा। शुरू से अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, घर का मास्टर लगाया सो अलग। मजाल है कि कभी खाने पीने में कोई कमी रह गई। दूध, दही, अंडा, ब्रेड, जैम, जेली, हर चीज कि बेटा ब्रेड में लगाकर ये खा लो, बेटा ब्रेड में लगाकर ये खा लो। बेटे ने कहा कि गाना गाकर खिलाओ, तो गाना गाकर खिला रहे हैं। लल्ला लल्ला लोरी और दूध की कटोरी, दूध में बताशा। तेरा बाप बन गया तमाशा। बेटे ने कहा कि गाना गाकर खिलाओ, तो गाना गाकर खिला रहा है कि लकड़ी की काठी है और काठी पे घोड़ा है, और घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा है, तो दौड़ा है, दौड़ा घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। गरज ये कि बेटा खाना खा ले, बस पेट भर जाए। केजी में दाखिला कराया, तभी से सवारी। पहले रिक्शा, फिर उसके बाद स्कूल बस और उसके बाद साइकिल। बमुश्किल 1-2 साल साइकिल चलाई होगी कि एक दिन आकर कहने लगे कि साइकिल नहीं चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे। शायद 8वें या 9वें दर्जे में थे उस वक्त। मैंने कहा बेटा 1-2 साल साइकिल और चला लो, उसके बाद स्कूटर दिला देंगे। तो कहने लगे नहीं अब्बा, साइकिल नहीं चलाएंगे, स्कूटर चलाएंगे। और स्कूटर भी कौन सी चलाएंगे? बजाज की चलाएंगे, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बनाएंगे। फिर सोचा साहब बच्चे के दिल में ख्वाहिश क्यों अधूरी रह जाए, स्कूटर खरीद कर। उस जमाने में 2,500 या 3,000 रुपए ब्लैक से दिए, लेकिन स्कूटर खरीद कर। फिर
स्कूटर 1-2 साल चलाई होगी कि एक दिन फरमाइश आ गई हुजूर की। अब्बा जी जी बात करनी है आपसे। क्या बात है? वो स्कूटर नहीं चलाना हमको। क्यों भाई? स्कूटर में क्या हुआ? स्कूटर नहीं चलाना, मोटरसाइकिल चलानी है, बाइक। अरे वो स्कूटर को क्या हुआ? अरे जिसे देखो कोई कहता है कि आटा पिसवा के ले आओ, कोई कहता है कि गेहूं ये कर दो वो कर दो, कोई बच्चे अलग चढ़ाते हैं, कहते हैं वो देखो वो जा रहा है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। तो जब तुमने ये स्कूटर खरीदा था तब तुम्हें ये सब ख्याल नहीं आया? हमें कोई नहीं पता, आप दिला दो बस। अरे भाई तुम तो ऐसे कह रहा हो कि दिला दो जैसे कि ठेले पे से उठा के 2 अमरूद ले दूं तुम्हारे लिए। ले दो। अरे नहीं भाई इतना आसान नहीं है। अरे तो फिर कितना मुश्किल है, दुकान से जाकर आपको लेना ही तो है। आपके सारे दोस्तों के बच्चे बाइक चला रहे हैं और एक मैं ही हूँ जो बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर बनाता घूमता रहता हूँ। भाई मेरे दोस्तों के बच्चे क्या चला रहे हैं मुझे उससे कोई मतलब नहीं, अभी नहीं दिला सकते। देखो अगर आपने मुझे नहीं दिलाई बाइक तो फिर मैं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करने वाला, फेल हो जाऊंगा। आप मुझसे बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम। हाँ तुम्हारे स्कूल में सारे टीचर तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं ना। पढ़ाई मत छोड़ना, हम तुमको बाइक दिला देंगे। इंडू सुजुकी ये क्या होता है? बाइक का नाम है। हाँ दिला दो। ब्लू कलर की। अरे भाई जब दिलाने ही तो क्या ब्लू और क्या ब्लैक? अरे तो भाई घर में बाइक आने वाली है, थोड़ा चेहरा अच्छा बनाइए। सुनिए थोड़ा जल्दी करवा दीजिए। दिल तो चाहा कि एक कंटाप खींच के दे साले को। लेकिन फिर सोचा कि जवान होता हुआ बेटा है, हाथ चलाना ठीक नहीं। दिलाई साहब बाइक दिलाई, जाओ दिला दी तुमको बाइक, करो मजे। जेब खर्च का तो यह है साहब कि जब से जेब खर्चा समझना शुरू किया है तभी से ले रहा है। चौथे या 5वें दर्जे में थे तो 8वीं 54 से काम चल जाता था, लेकिन जब 9वें दर्जे में पहुंचे तो जो चाहा वही माँ से घसीट लिया। आज 5 ले लिए, कल 10 ले लिए। इंटर में पहुंचे तो बाकायदा साहबजादे का बैंक अकाउंट खुलवा दिया गया कि साहबजादे बड़े हो गए हैं, ट्रांजैक्शन करना सीख जाए, पैसा डालना और पैसा निकालना सीख जाए। यही हाल कपड़ों का है। 8वीं दर्जे तक तो स्कूल का ड्रेस चला, लेकिन 2-2 जोड़ी जूते, एक रेगुलर ब्लैक रोज के लिए, एक व्हाइट पीटी शू। जब 9वें दर्जे में पहुंचे तो आज जीन्स चाहिए, कल जैकेट चाहिए, और जूता भी मामूली नहीं चाहिए, लिबर्टी का चाहिए, बाटा का चाहिए। ठीक है सर, सिर्फ ये सोचकर हर इनकी ख्वाहिश पूरी की कि बच्चे के दिल में कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। अब तो खैर अपनी मर्जी के मालिक हैं, नौकरी करते हैं। शादी होना थी सो मैंने करवा दी। एक 2.5 साल का खुदा के फजल से बच्चा भी, लेकिन रंग ढंग अभी भी वही के वही। कभी मन मर्जी में आया तो 1000-2000 रुपए 1500 रुपए घर में दे दिए, वरना मेरी बला से 2 वक्त का खाना तो मिल ही रहा है। घर तो जैसे इनके लिए सराय हो गया है। सुबह 9 बजे से पहले सोकर नहीं उठेंगे, उठते ही बेड टी चाहिए, अखबार चाहिए, और अखबार लिए घुस जाएंगे गुसल खाने में। वहाँ तमाम दुनिया भर का सामान मौजूद है, क्रीम, पाउडर, कंगा और वो क्या पियो हम क्या जाने। आधा घंटे बाद वहां से निकलेंगे और निकलकर आवाज लगाएंगे, अरे रुमाल का रखा है। हाँ गई वही है। मिल गई। पर्स भी वही है क्या? हाँ सामने ही तो है। खाना लगाएगी? अंदर आ जाओ। अंदर आते हैं। क्या बनाना है? खाना बनाएगी, खाना खिलाएगी। रोज सुबह का यही झंझट है साहब। ऑफिस जाने से पहले देर से सोकर उठते हैं, ये नहीं कि पहले उठ जाएं, लेकिन नहीं, फिर असली इनका नाटक शुरू होता है किचन में। बेगम के सामने बैठ जाएंगे खाने के लिए
और आज तुमने नमक में नमक ज्यादा कर दिया पराठे में, शक्कर कम कर दी चाय में, और ये तुमने उबला हुआ अंडा बना दिया, ऑमलेट बना दिया। ऑमलेट बना दिया तो भुर्जी क्यों नहीं बनाई? रात का सालन रखा होगा वो गर्म कर देती। कैसा बनाती हो? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया। तमाम दुनिया भर की झंझट। अच्छा, घोड़ा भी रातिब खाता है ना तो बड़े आराम से खाता है, लेकिन इनकी तो एक नजर घड़ी पर रहती है और दूसरी नजर थाली पर रहती है और मुंह में बकवास रहती है। जैसे तैसे पेट में ठूसेंगे और उसके बाद तैयार होकर ये, अरे कहाँ चल दिए बेटा? ऑफिस का टाइम है, ऑफिस ही जाऊंगा। हाँ, ये बात जाओ जी। अरे यार, क्या हुआ? ये गए, बाहर जाएंगे, शेड में से गाड़ी निकालेंगे और बाइक के नीचे से कपड़ा निकाल के एक हाथ इधर मारा, एक हाथ इधर मारा, गाड़ी पर बैठे, किक लगाया। ये गए। अब रात को लौटेंगे 10 या 11 बजे। कितनी बार कहा भैया दफ्तर से सीधे घर आ जाए करो, फिर चाहो तो दोबारा शाम को चले जाया करो घूमने फिरने, लेकिन नहीं साहब। अरे आजकल का जमाना देखिए साहब कितना खराब है। सरेआम दिन दहाड़े लूटपाट होती रहती है और अखबार का कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिससे उसमें 2-4 मौतों की खबर ना छपी हो। अरे इंसानी दिमाग है, तरह तरह के डर लगे रहते। चलो भाई ठीक है, हमारी परवाह मत करो, लेकिन कम से कम बच्चे का तो ख्याल रखो। 2.5 साल का है मासूम, बाप की शक्ल देखने को तरस जाता। जब उससे पूछो कि बेटा पापा कहाँ हैं, तो बड़ी मासूमियत से कहता है कि पापा ऑफिस गए। साला ऑफिस नहीं हो गया, जेल हो गया, तो जब तक साहब को जमानत नहीं मिलेगी घर नहीं आएंगे। ठीक है सब, हमारी तो सारी जिंदगी किराए के मकान में गुजर गई, लेकिन बीवी बच्चों को तकलीफ ना हो इसके लिए हमने रिटायर होने से पहले जिंदगी भर की जमा पूंजी लगाकर ये घर बनवा दिया। दिन दिन भर धूप में खड़े हो, ऊंट की तरह गर्दन ऊपर करके, चेहरा काला पड़ गया। रेत, ईट, गिट्टी, लोहा, लकड़ी जो चाहिए भगे चले जा रहे हैं लेने के लिए। क्या भूख, क्या प्यास, क्या धूप, क्या छांव, सेहत आदि रही साहब। अरे मजाल है कि ये कहीं पर चले जाए, साहब की पतलून की क्रीज खराब ना हो जाएगी। 1-2 बार हमने इनसे कहा भी तो पढ़ाई का बहाना बना दिया। अब साहब 10 साल हो गए इस मकान को बने हुए, तो टूट फूट तो लगी रहेगी। और वैसे भी आजकल सामान मिलता कहाँ असली, सीमेंट में मिट्टी मिला दी जाती है, रेत में पत्थर मिला दिए जाते हैं, तो टूट फूट तो लगी रहेगी। अब ये देखिए, ये सीढ़ी के पास प्लास्टर उखड़ रहा। हमने इनसे कहा कि भैया बाजार चले जाओ और वहां से मिस्त्री ले आओ और सही करवाओ, लेकिन नहीं, जब कहा तभी पढ़ाई का बहाना बना दिया। पिंटू, अरे पिंटू बेटा। हाँ। अरे घर में ही हो? अरे घर में ही तो खड़ा हूँ। अच्छा, तो तुम क्या वहां चले जाओगे? वहाँ कहाँ? कहाँ? अरे वो वहां जाना था जरा। वहाँ कहाँ जाना था? हाँ, घोड़ा नक्काश। घोड़ा नक्काश? अरे ये 2 नुक्ते क्यों लगा रहे हो? तुमने लगा दिए, बताओ तो क्यों? अरे वो मंगवाना था वहां वो से। क्या मंगवाना था? अरे क्या कहते हैं उसको? उसको क्या कहते हैं? अरे वो जो दीवारों पर धूल और पानी को टिकने ना दे, कहते हैं ना वो। क्या? अरे वो कमबख्त। अरे कमबख्त नहीं मिलता घोड़ा नक्काश है। हाँ याद आया, पुट्टी। पुट्टी? हाँ, उससे क्या होगा? दीवारें बोल उठेंगी। हाँ, सर पर एग्जाम है, अगर पढ़ाई नहीं की ना तो प्रिंसिपल बोल उठेगा, फिर मेरा मास्टर बोल उठेगा, फिर माँ बोल उठेगी, फिर आप बोल उठोगे। आपको एक मशवरा देता हूं, आप दिन भर तो घर में बैठे रहते हो, सुरैया के गाने सुनते रहते हो। एक देव साहब थे जिन्होंने सुरैया को देख देख कर जिंदगी गुजार दी, एक आप हैं जो सुन सुन कर बिताए जा रहे हैं। एक काम करिए, आप चले जाइए बाजार, थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा, घूमना फिरना, बढ़िया कुछ खा पी के भी आइएगा और अच्छा भी लगेगा आपको, तो आप ही ले आइए। आपकी सी बात पर तुम कितना बोल उठते हो। ठीक है, अरे भाई ये घर मैंने बनाया, कोई तुम्हारे आश्रय पर नहीं बनवाया। अरे लेकिन घर है, टूट फूट होती रहती है, तो उसकी तुमको देखभाल करना चाहिए कि नहीं?
ठीक है भाई, गधा हमाली करने के लिए हम ही है, हम चले जाएंगे बाजार, ले आएंगे जाकर कुर्ती। अरे तुम्हें तो एक कमरा चाहिए था रहने के लिए, सो मिल गया तुम्हें, जाओ ले आएंगे हम। मेरे कमरे की भी थोड़ी सी निकल गई है। जब किसी काम का पढ़ाई का बहाना बनाते, चलो माना साहब इस काम में थोड़ी बहुत मेहनत लगेगी, आधा एक दिन बर्बाद जाएगा, लेकिन एक बात बताइए हम कि ये घर का फाटक लगाने में कौन सी मेहनत जाती है? गाड़ी पर बैठे बैठे आएंगे, वैसे पी 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 करेंगे, एक आदमी जाकर दरवाजा खोलेगा, साहब बहादुर बैठे बैठे गाड़ी पर अंदर आ जाएंगे। अब कोई एक अर्दली जाए और जाकर फाटक बंद करे, वरना फाटक खुला पड़ा। कई कई बार फाटक खुला पड़ा, गनीमत है कुछ चोरी नहीं हुआ। फाटक तो फाटक, ये एक दिन रात भर दरवाजा खुला पड़ा रहा। सुबह जब हम चिड़ियों को दाना देने के लिए उठे तो देखते क्या उतर के डेनों की तरह दरवाजे के दोनों पल्ले खुले पड़े हुए। मैंने कहा या खुदा, आज तो बड़ी लंबी चोरी हो गई। गनीमत है कुछ चोरी नहीं। दरवाजा तो दरवाजा, पानी की मोटर रात भर चलती रहती है, पूरे आंगन में पानी भर जाता है। यही हाल पंखे और बिजलियों का है। पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बिजली जल रही है तो जल रही है। कौन कहाँ बैठा हुआ है, इससे किसी को कोई परवाह नहीं। यही हाल कूलर का, गर्मियों में 24 घंटे कूलर चलता रहता है। एक बार क्या हुआ कि साहब बहादुर बीवी और बच्चे को लेकर सिनेमा देखने के लिए चले गए और कूलर चलता हुआ छोड़ गए, बाहर से दरवाजा बंद। तो अब ये भी नहीं हो सकता साहब कि कोई उस कूलर को बंद कर दे, क्योंकि बाहर से ताला लगा। अब जब ये शाम को फिल्म देखकर आए तो हमने इनसे कहा क्यों साहब ये कूलर चलता हुआ क्यों छोड़ रहे थे? तो कहने लगे बंद कमरा गर्म ज्यादा हो जाता। अब 1 घंटे तक ठंडा होने का कौन इंतजार? मैंने कहा ठीक है साहब, जो आप कहें वही सही, आपसे कौन बहस कर सकता है। ठीक, लेकिन एक बात कहे साहब, कितनी भी बिजली जला हमें उससे, लेकिन जब बिजली का बिल 2 गुना 3 गुना भरा जाता है तब अफसोस होता है, दिल टूटता है। और वैसे भी आजकल ये बिजली विभाग वाले बिजली का बिल वक्त पर भेजते कहाँ हैं? अब पिछली बार की बात है, पूरे 12,000 का बिल बनाकर इकट्ठा भेज दिया। हमारे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। किस तरह तो घर नीलाम हो जाए, क्या करें? हमने पिंटू से कहा, पिंटू, अरे बेटा पिंटू, जरा ये देखो। क्या देखो? अरे देखो तो क्या है? अरे कमबख्त, सर ऊपर करके ये देखो क्या है। क्या है? अरे बिजली का बिल है। वाह! बिजली का बिल तो है, हाँ। लेकिन बेटा ये बिजली का बिल बहुत ज्यादा आया, बिजली कट जाएगी। क्यों? ज्यादा क्यों आया? हाँ ये देखो जरा। नहीं तो आपने पता नहीं किया ज्यादा क्यों है? नहीं, 12,000 बिजली का बिल आया। 12,000? बेटा तुम जाओ इसको सही करवाओ। अरे नहीं, बिजली नहीं कटेगी, एनआर है। एनआर मतलब बिजली विभाग वालों ने मीटर की रीडिंग किए बिना ही ये बिल भेज दिया है हमको। बिजली नहीं कटेगी। अच्छा नहीं कटा, आओ, आ रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक बार दिखवा लेते। अच्छा ठीक है, मैं शाम को किसी लड़के को भेज दूंगा ऑफिस से, वो दिखवा देगा। अरे तो कहाँ जा रहे हो? बिल जा रहे हैं। अरे तो लक्ष्मी टाकीज एरिया में तो पड़ता है बिजली विभाग। लक्ष्मी टॉकीज नहीं जाता मैं, पापी पड़ोसन प्यासा पुजारी यार। हमने तो साहब इनकी बात पर यकीन कर लिया कि अगली बार बिजली का बिल ठीक होकर आ जाए, लेकिन अगली बार बिजली का बिल आया 17,500। हमने सोचा मकान बिक जाएगा साहब, क्या करें? बुढ़ापे में गए बिजली विभाग के ऑफिस और वहां लगे रहे लाइन। कोई 1 घंटे बाद बिजली विभाग के ऑफिस की खिड़की पर पहुंचे तो बाबू के पास जाकर हमने बिल दिया तो उस बाबू ने बड़े गौर से बिजली का बिल देखा और कहा, हाँ चच्चा गलत आ गए, 2 नंबर खिड़की पर जाइए आप। 2 नंबर खिड़की पर गए, आधा घंटा वहां लाइन में लगे रहे। आधा घंटे बाद जब नंबर आया तो बाबू को दिखाया बिजली का बिल। उसने बिजली का बिल देखकर कहा, हाँ गलत आ गए चच्चा, ये तो 1 नंबर खिड़की पर ही ठीक होगा।
फिर गए साहब 1 नंबर खिड़की पर और उस बाबू को दिखाया हमने बिजली का बिल, तो उसने गौर से देखा और कहा कि हाँ ये बिजली का बिल तो यही ठीक होगा, लेकिन इसको हम थोड़ी ठीक करें, इसे तो जेई साहब ठीक करेंगे। अब जेई साहब तो होगा मानो गूलर का फूल, सुबह गए तो शाम को आइए, शाम को गए तो कल आइए, कल गए तो परसों आइए। कहने का मतलब ये साहब के 12-15 दिन की भाग दौड़ के बाद जेई साहब मिले और उन्होंने बिजली का बिल 10,000 रुपए की। वो गनीमत है कि एक एफडी पड़ी थी 10,000 की, उसे दुआई, वरना घर की बिजली कट जाती। बिजली तो बिजली, दिन भर नल चलता रहता, बेसिन में हाथ धोए नल खुला छोड़ दिया, पानी बह रहा। अब पानी जब तक बहेगा जब तक ऊपर पानी की टंकी खाली ना हो जाएगी। वो किचन का नल तो पिछले 1 महीने से बह रहा, वो उस नल की टूटी की चूड़ियाँ जो होती है ना वो मर गई। सो पानी इस्तेमाल करने के बाद उसमें कपड़ा लपेट दिया जाता है। बताइए आप जरा मुझे, कपड़ा लपेटने से भला पानी की राहत रुकेगी? लेकिन नहीं, यही हाल कुर्सियों का। कुर्सियों में जहां तहां वो रेत वाली कुर्सियां हैं, उसमें जगह जगह कीड़े निकल आए, जो भी उस पर बैठा पर से कपड़े फट जाते। तो कपड़े फटना गवारा है, लेकिन ये नहीं होता कि प्लास से सारी कीड़े निकाल दे और उसकी जगह GI वायर लगा दे। नहीं सर, और ये जहमत गवारा है। घर में हर चीज मौजूद है, पाना, पेचकस, प्लास, छेनी, हथौड़ी, रिंच, सब, लेकिन पता नहीं सब कहाँ चले गए। वक्त पे जब मांगो पता ही नहीं चलता कहाँ जवाब मिलता, मालूम नहीं। ढूंढ ढांड कर साहब कबाड़ खाने में से कुछ हथियार इकट्ठा करके इस लोहे के बक्से में रखे, तब कहीं जाकर बचे। अच्छा, ताले तो घर में 1.5 दर्जन, लेकिन एक वो ताला जो रोज गेट में लगाया जाता, उसे छोड़कर न जाने सब कहाँ चले गए। ढूंढ ढांड कर हमने ताले निकाले, लेकिन उसमें चाबियां नहीं। पिंटू से हमने पूछा, क्यों बेटा पिंटू, ये तालों की चाबियां कहाँ हैं? तो बोलते हमें नहीं मालूम। मैंने कहा कब से नहीं मालूम? बोलते हमने तो जब से होश संभाला है तभी से इनकी चाबियां नहीं है। बताइए साहब, आपने होश संभाला, आपने चाबियां नहीं देखी, तो मतलब तालों की चाबियां थी नहीं? अरे ताले हैं तो चाबियां तो होंगी ना। मैंने भी साहब खूब हंगामा मचाया, लेकिन चाबियां नहीं मिलना थी, सो नहीं मिली। थक हार कर जुमेराती गेट गया, वहां पे 50 रुपए दिए, नई चाबियां बन गई, सारे के सारे ताले ठीक हो गए। लेकिन नहीं साहब, इन्होंने तो कह दिया कि ताले बर्बाद हो गए, फेंक दो, जरूरत पड़ेगी तो नए आ जाएगा। यही हाल सिलाई मशीन का। आज से 12-15 साल पहले इस तोपे खरीदी थी गुड़िया के लिए कि गुड़िया कपड़े सीना सीख जाएगी। जब उसकी शादी हुई तो हमने कहा कि गुड़िया की सिलाई मशीन दे दो उसको, वो अपने घर ले जाएगी। तो घर वालों ने कहा क्यों दे दो, इतना दहेज तो दिया। और फिर क्या दहेज में सिलाई मशीन देने की बात तय हुई थी? हाँ, रहने दो, काम आई। तो देख लीजिए ये काम आ रही है, धूल खा रही है वहाँ पर। 25 बार कहा कि भैया इसको बाजार ले जाओ, सुधरवा दो, लेकिन नहीं सुधरा। अब घर में जो भी काम निकले, पर्दे सिलना हो या सोफे के खोल सिलना हो, सब भर कर बाजार में चला जा रहा है और दर्जी को मनमाने पैसे दिए जा रहे हैं। ये तो साहब इस्तेमाल करने वाली चीजों की बात है। अब रोज इस्तेमाल करने वाली रोजमर्रा की चीजों के बारे में सुनिए। महीने भर की लिस्ट बनाकर बनिए के यहाँ भेज दी जाती है। बनिया अपनी मर्जी से सारा सामान पहुंचा देता, तौल में तो पूरा होता ही नहीं होगा। और फिर सामान तो वो वही देगा ना जो उसके पास मौजूद होगा। इनसे कहो कि पिंटू कोई पुराना चावल खुशबूदार लेकर आना, तो पहुंचा देगा नया चावल। अब पिंटू के पीछे पड़े रहो कि पिंटू भैया चावल बदल लाओ, पिंटू भैया चावल बदल लाओ। 10 बार कहिए, 11वीं बार जाकर पिंटू भैया चावल बदलने जाएगी। लेकिन कब? जब आधे से ज्यादा चावल इस्तेमाल हो चुका है। मंजन मंगाओ कोलगेट का, तो पहुंचा जाएगा कोई लोकल मेड और साथ में गिफ्ट प्लास्टिक का मग्गा। बताइए
एक तो साला वो प्लास्टिक का मग्गा किसी काम का नहीं होता, और अगर हो भी, वो गिफ्ट काम का हो भी, तो क्या उस सड़े से मग्गे के लिए हम अपने दांतों की जड़ें हिला लें? साहब, हमारे हाथ में तो जब तक राशन आता रहा तब तक बढ़िया बाजार में जाकर देख समझ के चमकदार मोटा सरबती गेहूं लेकर आते, लेकिन जब से पिंटू राशन लाने लगे, गेहूं का दाना देखने की आंखें तरस गई। मिल का पिसा आटा, ISI बोरी का, पता नहीं कितने दिन पुराना होता हो। और सुना है कि मिल में पीसने से पहले गेहूं का सारा सत खींच लिया जाता है, इसलिए तो रोटियां जो है चमड़े की तरह बनती है। एक बार हमने इनसे कहा कि पिंटू बाजार से गेहूं ले आएगा, तो बोलते हैं क्यों, आप भी तो दिन भर घर में बैठे रहते, आप बाजार चले जाया कीजिए, ले आया कीजिए, अम्मी जो है उसको बीन देंगी, फटक देंगी, फिर आप खाइए बढ़िया मजे से। कोई बात कहूं तो ऐसे ही उल्टा सुनने को मिलता। हम तो जब बाजार से गेहूं लाते थे उस जमाने में, तो अम्मी गेहूं को धोया भी करती थी, लेकिन फटकने और बीनने का काम बाद में भी चलता रहा। 90 दर्जे में था उस वक्त, तब कंधे पे बोरी रखकर जो है पिसवाने के लिए जाता था, उसके बाद साइकिल पर ले जाता था। अब्बा जी की सख्त हिदायत रहती थी कि बेटा देखो, अपनी आंखों के सामने खड़े होकर गेहूं पिसवाना, ऐसा ना हो पंसारी बदल तो देर देर तक खड़े रहते। यही हाल सब्जी का, घर के दरवाजे पर ठेले पर जो भी सब्जी बिकने के लिए आ गई, खरीद ली, सड़ी हो कि गली हो, कोई मतलब खरीद ली जाती। ये नहीं होता कि एक बार मंडी चले जाएं और मंडी से 3-4 दिन की सब्जी ले आए, और फिर भाई कौन रोज जाना है, तो घर में फ्रिज है ही, चलता भी 24 घंटे है। हफ्ते 2 हफ्ते में जाए और 4-5 दिन की सब्जी लाकर भर दे। घर के गेहूं के गरम गरम फुलके, गरम गरम दाल, अरे उनकी बात ही अलग है। लेकिन नहीं साहब, बहुत मेहनत है। फिर भले ही किसी के पेट पे दर्द हो, अपच हो, गैस हो, अपचन हो, कि दस्त लगे हो, पढ़ो बीमार, कराओ इलाज, भुगतो। एक तो साला ये टीवी जब से घर में आ गया है, जिसे देखो वही टीवी से चिपका रहे। दाल कुकर पे चढ़ी हुई है और सब मिलकर टीवी पर चढ़े। कुकर की सीटी की आवाज कान में आ गई तो जाकर जो है गैस को धीमा कर दिया, वरना दाल जलती है तो जले, दूध उबलता है तो उबले, किसी को क्या पता। घर की साफ सफाई का हाल भी यही, जहां तहां देखिए जाले लगे हुए हर जगह। वो जब देखो जब फर्श के ऊपर झिंगूर बैटिंग करते रहते, कॉकरोच बॉलिंग करते रहते, और छिपकलियां फील्डिंग करती रहती, मक्खी मच्छर कान में आके कमेंट्री करते हैं, आउट आउट। भाई आती है घर में, झाड़ू लगा लेती है और जैसे तैसे गंदे पानी से पोछा लगा लेती है। लेकिन एक बात बताइए, फर्श ही तो घर नहीं है, दीवार भी घर है, छत भी घर है। अरे बांस उठाओ, उसमें ब्रश बांधो और जहां तहां लगे हुए जो है ये जाले साफ करो, घर घर जैसा लगने लगेगा। पानी में वो DDT या फिनाइल डालकर पोछा लगा दो, चमक जाएगा, खुशबू आने लगेगी। उस दिन मैं टीवी देख रहा था तो टीवी में दिखा रहे थे कि वो धूल में बड़े खतरनाक कीड़े होते, कुछ है शायद डस्ट माइट जैसा कुछ नाम बताया। मैंने देखा सोफे के कोने में घुसा हुआ बड़े आराम से गद्दी कुतर कुतर के खा रहा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा सा। पता है, पहले त्योहार आते ही इसलिए थे कि आपके घर की साफ सफाई हो जाए, आपके मोहल्ले की साफ सफाई हो जाए, आपकी गलियां चमक जाए। लेकिन आजकल तो त्योहार आने का मतलब ही गंदगी होना हो गया। दिवाली के दिन सुबह सुबह आप निकल जाइए अपने मोहल्ले में,
पूरे बारूद की गंध भरी रहती है फजा में, जहां तहां बम और पटाखे का कचरा फैला रहता है। और दिवाली क्यों साहब, बकरा ईद को लीजिए, घर में काटा खाया और बाहर सन्ना दिया। आप मोहल्ले में निकल जाइए, महीने भर तक सड़ान उड़ती रहती है, नालियों में बदबू भरी रहती है, गंदगी फैली रहती है चारों। इसे कौन साफ करेगा? खाया तो हमने, साफ नगर निगम करेगा। कमाल है सर, क्या कहें। हाँ, बात हिंदू की। अब देखिए, ये गुसल खाने की टंकी जो है पिछले 1 महीने से टपक रही है, चू रही है। जो भी कदमचे पे जाके बैठता है, टप से पानी उसके ऊपर गिरता, आदमी नापाक हो जाता है। दीवारों पे पानी भर रहा है, सो अलग। पिंटू से कई बार कहा कि पिंटू बेटा बाजार चले जाओ, एक मिस्त्री बुला लाओ, उसको दिखा दो। अरे ना हो तो टंकी ही बदल दो। लेकिन एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल। इनके जीने का, रहने का और खाने पीने का जो ढंग है ना, वो कभी नहीं बदलेगा। मेरा क्या, मेरी जिंदगी है ही साल 2 साल। इसीलिए कहता हूं कि चाहो तो स्टाम्प पेपर पर लिख कर ले, एक दिन ये घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता इसे। अब्बा जी भी शर्तिया सठिया गए। रिटायर होने के 6-8 महीने बाद तक तो बिल्कुल ठीक थे, फिर न जाने उसके बाद क्या हुआ। दिन भर रात भर बड़बड़ाते रहते, कभी किसी पर नाराज होते हैं तो कभी किसी पर। सबसे ज्यादा नाराज तो वो मुझसे रहते हैं। शायद ही उन्हें आज तक मेरी कोई बात पसंद आई हो। हालांकि उनकी किसी भी बात पर, चाहे वो मुझे पसंद आई हो या ना आई हो, मैंने पलट कर जवाब नहीं दिया। सबसे ज्यादा नाराजगी उनकी इस बात से रहती है कि मैं ऑफिस से सीधा घर क्यों नहीं आ जाता। कहते हैं फिक्र होने लगती है, सड़कों पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, लूट मार होती रहती है, कत्लेआम होते रहते हैं। अजी तो क्या जल्दी घर आने से एक्सीडेंट से बच जाऊंगा मैं? एक्सीडेंट होना होगा तो होकर ही रहेगा, और वैसे भी देर से घर आने में एक्सीडेंट की गुंजाइश कम हो जाती है। उस वक्त सड़कों पर इतना ट्रैफिक नहीं होता जितना ऑफिस के छूटने के वक्त होता है। और रही बात लूट मार की, तो इतनी रात को तो लूटने वाला भी सोचेगा कि भाई इस सन्नाटे में बेधड़क चला जा रहा, क्या होगा इसके पास, जाने दो। और वैसे भी जल्दी घर आकर आखिर में करूं तो करूं क्या? इनकी झाझाएं सुनूं, आटा पिसाऊं, बिजली का बिल भरूं और सारी जिंदगी अपनी इसी में गुजारूं। सारी दुनिया मिल का पिसा हुआ आटा खाती है। बोरी में सील बंद होकर आता है ISI मार्क, उससे भी इनको शिकायत है। कहते हैं ये आटा नुकसानदायक होता है। मिल में पीसने से पहले गेहूं का सारा सत खींच लिया जाता है। इसकी रोटी और चमड़े की रोटी में कोई फर्क नहीं होता, आंतों में चिपक जाती है, कई कई दिनों तक चिपकी रहती है। अजी तो जनाब सारी दुनिया यही आटा खा रही है, उनकी आंतों में तो नहीं चिपकती, आपकी आंतों में जाकर चिपक जाती है। सब्जी दरवाजे से खरीदी जाती है, उसमें भी इनको शिकायत है। कहते हैं ठेले पर बेकार सब्जी मिलती है, बासी। अब आप ही बताइए, अगर ये ठेले वाले 8-8, 10-10 दिन पुरानी सब्जी बेचने लगे तो कर चुके बेचारे अपना धंधा। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूँ कि पिछली सुबह या शाम की सब्जी होगी, तो सारी दुनिया खा रही है साहब। मैंने तो कभी नहीं देखा किसी को कि कोई बंदा खेत में खड़ा होकर अपने सामने सब्जी तोड़वाता हो। ए भैया, वो है ना कुंदरू तोड़ दो जरा। लंबा लंबा लटक रहा है, काट के दे दो। लौकी हाँ ले आओ, और कोई धनिया तो तुम मुफ्त में दे ही दोगे। नहीं साहब, इनकी जिद है कि जल्दी घर आ जाया करो, जल्दी घर आ जाया करो।
हो जाएंगे। खुद घंटों 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 शर्मा अंकल के दरवाजे पर बैठे शतरंज खेला करते थे, सो भूल गए। कई बार बुलाने जाता था, उस पर से नाराज हो जाते थे, सो अलग। अब क्या क्या बताऊं साहब, अम्मी बताती है कि एक जमाने में रात रात भर गायब रहा करते थे। कोई भाटिया साहब थे, हाँ, उनके घर में ताश की महफिल जमती थी, वहां जाकर ताश खेला करते थे। अब क्या क्या बताऊं इनके किस्से आपको। अम्मी तो यहाँ तक बताती है कि डबरा गए थे ट्रांसफर होकर, तो वहां कोई कपूर साहब थे, उनकी बीवी पर फिदा हो गए। जब देखो तब वहीं बैठे रहते, उनकी बीवी की शान में कसीदे पढ़ा करते। वाह भाभी जी वाह, आप क्या पकौड़े बनाती हैं, वाह भाभी जी आप क्या चाय बनाती हैं, वाह भाभी जी आप क्या पानी बनाती हैं। पानी भी कोई बनाता? सैकड़ों बार अपना हवाला दे चुके हैं कि बचपन में या लड़कपन में पैदल पढ़ने जाया करते थे, कभी कोई जेब खर्च नहीं मिला, बीए एमए तक तो सूट टाई नहीं पहनी। मेरी दादी रोटी पर नमक और घी लगाकर दे देती थी, उसी को खाकर पढ़ने चले जाया करते। अजी तो साहब आप ये ताना किसको मार रहे हैं, इसमें मेरी कोई गलती है क्या? दरअसल वो जमाना ही ऐसा था, जैम जली होती नहीं थी तो आप खाते क्या, जीन्स की जैकेट का चलन नहीं था तो आप पहनते क्या। गनीमत यही है कि घर से खा पी कर निकलते थे, न सही उन्हीं पतलून सूती तो पहनते थे। हाँ, और अगर कहीं पहले पैदा हुए होते ना तो पड़े होते कहीं गुरुकुल, लंबी सी चुटिया धरे, हाथ में डंडा कमंडल लिए, घर घर जाते, भीख मांगते, भिक्षाम दे ही, तब कहीं जाकर आटा मिलता तो शाम को रोटी पकाकर खाते। और अगर कहीं वहां अरब, ईरान, अफगानिस्तान में पैदा हुए होते तो तपती दोपहरिया में भेड़ और ऊंट चराया करते, तब कहीं जाके शाम को 2 पिंड खजूर मिलते, बिस्मिल्लाह करके खा लेते। अब क्या क्या बताऊं, इन्होंने जिंदगी में अपने सबसे बड़ा कारनामा ये किया है कि ये घर बनवा लिया। मेरा ख्याल है कि शाहजहां ने भी इतनी बार ताजमहल बनवाने के बाद इस बात को नहीं दोहराया होगा जितनी बार ये दोहराया। घर बनवाया, अच्छा किया। अब आपको कसीदे पढ़ने हैं तो पढ़ते रहिए कलमा, हमें इससे क्या। लेकिन इनका कहने का महज मतलब ये नहीं है कि ये घर बनवाया, बल्कि इनके कहने का मतलब ये है कि ये घर बनवाकर इन्होंने मुझ पर एहसान कर दिया। अब अगर मैं कुछ कह दूं तो नाराज हो जाएंगे। भाई बाबा तो आपके लिए मकान बनवा कर गए नहीं थे, हैं? आपने बनवाया मकान, अच्छा किया। आप ना बनवाते तो मैं बनवाता, और अगर नहीं बनवाया होता आपने ये मकान तो क्या हम लोग सड़कों पे रह रहे होते? क्या सारी दुनिया अपने बनाए हुए मकान में ही रहती है? लेकिन नहीं साहब, इनकी जिद है, इनकी जिद के आगे कौन सुन सकता है। ठीक है भाई, अब मकान बन गया है तो गिर तो जाएगा ही नहीं। हाँ, 10-12 साल हो गए हैं, इसलिए थोड़ी बहुत टूट फूट तो लगी रहती है, वो हर घर में लगी रहती है साहब। लेकिन नहीं, अगर कहीं भी जरा सा प्लास्टर उखड़ा हुआ देखेंगे तो सूरज की रोशनी से लेकर बिजली की रोशनी तक में उसका मुआयना करेंगे, जिद पकड़ लेंगे कि भाई बाजार जाओ, मजदूर को बुलाकर लाओ और इसे फौरन से ठीक करो। गोया के दुनिया में सबसे जरूरी काम अब ये बालिश भर का प्लास्टर ठीक कराना ही रह गया। मेरा ख्याल है इतनी मुस्तैदी तो पुरातत्व विभाग वाले भी किसी जर्जर से जर्जर इमारत को ठीक कराने में नहीं दिखाते। लेकिन नहीं साहब, इनके तर्क के मुताबिक आज ईंटें गिरी है, कल दीवार गिरेगी, परसों छत गिरेगी और एक दिन ये पूरा मकान जमीन पर गिर जाए। ठीक भाई, लेकिन मकड़ी का जाला लगने से तो मकान नहीं गिरेगा ना, उससे भी इनको शिकायत है। जहां कहीं कोने अतरे में मकड़ी का जाला लगा दिखा, डंडा उठाया और लगे दौड़ गई। अब मेरी बीवी भी बेचारी क्या करे, दिन रात थकती रहती है। सुबह उठती है, सबके लिए चाय बनाए, नाश्ता तैयार करे, बच्चे का टिफिन तैयार करे, मेरे लिए टिफिन बनाए, कपड़े धोए, या हाथ में डंडा पकड़े जाले मारती फिरे। अब अम्मी से तो इस उम्र में कुछ होगा नहीं, उन्हें वैसे ही गठिया की शिकायत है। एक बार का किस्सा, घर में कहीं से चूहा घुस गया, फिर क्या था, जिद पकड़ कर बैठ गए कि भाई बाजार जाओ चूहेदानी लाओ, बाजार जाओ चूहेदानी लाओ। गया साहब बाजार, लाया चूहेदानी, लेकिन 15 दिन तक कोई चूहा पकड़ाई में नहीं आया। बलाए मेहरबानी 16वें दिन एक चूहा आकर उस पिंजरे में फंसा। अब दिक्कत यह कि उसे छोड़ा कहां जाए, भाई नई कॉलोनी है, अगर किसी के दरवाजे पर छोड़ेंगे तो नाहक ही झगड़ा करने आ जाएगा। तो भाई साहब पूरे अपनी मोटरसाइकिल पर चूहेदानी रखकर पूरे 8 किलोमीटर दूर वो सीएम हाउस के पास रविंद्र भवन है, वहां जाकर चूहा छोड़ा। कि देखते क्या है, दूसरे दिन फिर एक चूहिया उसमें आकर फंस गई। अरे पिंटू, हाँ पिंटू क्या है? घर में हो क्या? अरे घर में बैठा हूँ तो घर में ही हूँ। अरे बेटा जरा देखो इसमें क्या है। क्या है? अरे गौर से देखो क्या है। ये तो पिंजरा है। नहीं, पिंजरे के अंदर देखो।
अरे तो चूहा है। हाँ चूहा है। अच्छा ये बताओ, वो उस दिन जो चूहा पकड़ा था, हाँ। तो बेटा उसको तुमने कहाँ छोड़ा? उसको तो मैंने छोड़ दिया था, कहाँ? वो रविंद्र भवन में। अरे रविंद्र भवन में छोड़ा था तुमने, तो फिर वहां से चलता चलता टुक 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 करते वापस कैसे आ गए अपने घर में? अरे मुझे क्या पता कैसे आ गया अपने घर में। नहीं तुम्हें मालूम होगा ना क्या? कि चूहा कैसे आ गया? अरे मुझे क्या पता चूहा अच्छा। कैसे आ गया। अच्छा ठीक है, गौर से देखकर बताओ कि क्या ये वही चूहा है? वो मेरे अब्बा, इतना टैलेंटेड लड़का पैदा नहीं किया है आपने। अच्छा ठीक है बेटा, ऐसा करो कि इस चूहे को इस बार और भी दूर छोड़ कर आओ, काली परेड। देखो काली परेड हो या कहीं और, आप इसे छोड़कर आओ, अब मैं नहीं जा रहा इसे। हाँ ठीक है, कम हम ही चले जाएंगे, लेकिन क्या? आप देख लो एक बात क्या अरे अब्बा मार दो। ठीक है, मैं ही छोड़ कर आता हूँ इसको नेहरू नगर। जगह पर छोड़ाओ। अब ये तो चूहा है, इसी तरह छिपकलियों के पीछे पड़े रहते हैं। शुरू में तो डंडा लेकर दौड़ा करते थे, उस चक्कर में यहाँ एक पेंटिंग लगी थी, कुछ तो गिरा दिया। हुसैन की पेंटिंग थी साहब, रेयर, पूरे 80 रुपए दे के खरीद के लाया था और 180 रुपए महंगाई दी थी 16। अब भाई छिपकली तो नहीं मिली, उस चक्कर में पेंटिंग का पूरा शीशा चकनाचूर हो गया। अब इन्हें कौन समझाए कि भाई छिपकलियां इस देश में हैं तो वो हैं, वो इस देश से जाने वाली नहीं है। मान लीजिए अगर बहुत मेहनत मशक्कत करके आप इन छिपकलियों को हिंदुस्तान से बाहर निकाल भी दें, तो झींगुर का क्या करें? वो तो कमबख्त दिखाई भी नहीं देता, दराज की सुराग में पड़ा हुआ कहीं बोल रहा होता है, चिरकुट चिरकुट। लेकिन नहीं साहब, ये तो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। अब इनको कौन बताए कि एक बार अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी झिंगुर घुस गया था। वो कौन थी उस समय की फर्स्ट लेडी, रीगन, बुश, खैर जो भी थी, बेचारी को रात भर नींद नहीं आई। कभी यहाँ करवट बदले, कभी वहां करवट बदले, कभी चाय पिए, कभी कॉफी पिए, जैसे तैसे बेचारी ने सारी रात गुजारी। जैसे ही सुबह हुई तो प्रेसिडेंट हाउस का पूरा अमला झिंगुर ढूंढने में लग गया। करीब 8-10 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद झिंगुर पकड़ाई में है। तो साहब अब इतना माथा मेरे अंदर नहीं है कि मैं 150-200 आदमियों को लाऊं और झिंगुर पकड़ने में उसे लगा। इधर पिछले दिनों से कुछ अजीब अजीब से फिक्रे पाल रखे हैं कि ये घर घर नहीं है, कबाड़ खाना है। अजी आप ही बताइए कौन सा ऐसा घर है, वो भी हमारे इस हिंदुस्तान में, जहाँ यहाँ वहाँ की एक दो फालतू चीजें ना पड़ी। और सबसे बड़ा कबाड़ खाना तो ये खुद खोले बैठे हैं। एक लोहे के बक्से में न जाने क्या क्या भरे हुए हैं, नट, बोल्ट, कील, आरी, और पुराने तालों की चाबियां और न जाने क्या क्या। रास्ते पर चलते हुए अगर इन्हें कहीं टीन का टुकड़ा, छर्रा, गोली वोली कुछ मिल जाए तो उसे उठाकर ले आएंगे और इस डिब्बे में बंद कर देंगे और कहेंगे कि भाई पिंटू एक दिन काम आएगा। इसी तरह एक और इनके पास बक्सा है, उसमें तरह तरह के औजार रखे हुए हैं, स्क्रू ड्राइवर, रिंच, पाना, प्लास, पेचकस, हथौड़ी और न जाने क्या क्या। हाँ, एक छोटी सी आरी भी पा गए, उसे भी उसमें बंद करके रखे। एक बार सनक गए तो घर में कहीं से 8-10 पुराने ताले खोज कर ले आए और कहने लगे कि अरे पिंटू, हाँ पिंटू, पिंटू बेटा क्या कर? बेटा ये देखो जरा, ये क्या है? क्या है? ये देखो तो क्या? हाँ, ताला। हाँ वाह, पहचान गए तुम। बेटा ये बहुत सारे ताले मैंने अभी निकाले हैं। तो तुम ये बताओ इसकी चाबियां कहाँ है? इसकी चाबी कहाँ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मुझे नहीं पता इसकी चाबी कहाँ है। तुम्हें कब से नहीं पता? मुझे तो बचपन से नहीं पता इसकी चाबी कहाँ है। बचपन से नहीं पता? हाँ। तो मतलब तुम्हें नहीं मालूम कि इसकी चाबियां कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं मालूम इसकी चाबी कहाँ है। तो कमबख्त किसको मालूम है इसकी चाबियां कहाँ है? मुझे क्या पता, आपको पता होगा। बाबा आदम के जमाने के ताले हैं, मुझे क्या पता कहाँ है उसकी चाबी। मतलब इसकी चाबियां नहीं है? नहीं है। ठीक है, तुमसे जब किसी बारे में पूछो तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहता। मैं जाता हूँ अभी। अरे कहाँ चल रहे हैं? अच्छा जाइए जाइए जाइए। अब ये जब तक चाबी नहीं मिलेगी सांस नहीं लेंगे, पूरे घर को ऐसे ही सर पे उठाकर रखेंगे, सबको परेशान करके ही मानेंगे, कुछ नहीं है? अरे पिंटू बता दे कहाँ रखी है? क्या कहाँ रखी है? अरे वो ताले की चाबियाँ। अरे तुम भी उस चक्कर में पड़ गई। अरे सुन बेटा, वो पूरे मोहल्ले में वो ताले की माला लेके घूम रहे, सबको उठा कर रखा होगा भैया। देखो अभी भी वक्त है, तुम्हारा शौहर जो है पुराना पड़ चुका है, OLX पे भेज दो, अच्छे दाम मिल जाएंगे। तो
आखिरकार 2 हफ्ते तक घर में चाबी खोजो अभियान चला है, लेकिन चाबियों को नहीं मिलना था साहब, तो चाबी नहीं मिली। आखिरकार बाजार जाकर ताले वाले से चाबी बनवा कर लाए, तब कहीं जाकर इनको चैन पड़ी। तब से सारे तालों को सहेज कर एक अलमारी में बंद करके रख देते हैं। मशीन में तेल डालने वाली एक कुप्पी मिल गई है इनको कहीं से। हर चौथे पांचवें दिन सारे ताले बाहर निकालते हैं, उसमें वो तेल डालते हैं और उन्हें छत पर धूप दिखाने रख देते हैं। यही नहीं, उसी कुप्पी से घर के सारे सिटकनी, कंडे और जो भी चिटकनी विटकनी होती है उसमें तेल डाल देते हैं। अब जो भी वहां से निकलता है उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन इनसे कोई क्या बोले, और अगर इनसे कोई कुछ बोले तो फिर सुने। अरे कमबख्तो, लुटा दो दोनों हाथ से, बर्बाद कर दो, लुटा दो इस घर को। ये देखो दरवाजा खुला पड़ा होगा, बाहर फाटक, वहाँ सामान पड़ा होगा, कोई उठा के ले जाएगा। अरे तुम लोग क्यों नहीं समझते कि भाई ये घर को मैं सर पर उठाकर नहीं ले जाऊंगा। ये क्या है? बीपी मत बढ़ाइए। जब आपको इल्म है इस बात का कि आप ये घर को सर पर उठाकर नहीं ले जाएंगे, तो फिर काहे के लिए पड़े हैं इस झंझट में? अरे सर मोह माया है, छोड़िए इसको। उम्र हो गई है आपकी, मस्जिद जाया करिए, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करिए, रोजा रखा करिए। खैर रोजा तो आप रख नहीं पाओगे। एक काम करिए, आप चले जाइए 40 दिन के लिए कहीं जमात पर, टिमरनी, काला पीपल, भैंसा घेड़ी, पैसे हम दे देंगे। अच्छा, एक बात सुनो बेटा, जवानी की इबादत जो है अल्लाह जल्दी कबूल करता है। तो ऐसा करो कि 40 दिन की जमात में तुम चले जाओ, दंतेवाड़ा, बालाघाट या सुकमा, पैसे हम दे देंगे। बेटे को नक्सली एरिया में भेज रहे हो? लेकिन नहीं साहब, अल्लाह अल्लाह करने को कौन कहे, ये तो रात भर घर में घूमते रहते। अगर कहीं कोई फाटक, खिड़की या कुछ भी खुला हुआ रह गया तो सारा घर सर पर उठा लेंगे। अरे भाई चोरी हो जाती तो, कोई आ जाता तो, कोई घुस जाता तो, कोई कुछ ले जाता तो, कोई कुछ कर जाता तो, इतने तो की 8 लीटर 25 किलो तो। लेकिन नहीं साहब, इन्हें कौन बताए कि आजकल चोरी डकैती दरवाजा खुले रह जाने से नहीं होती, बल्कि चोर डकैत पूरी प्लानिंग करके आते हैं, बाकायदा डोरबेल बजाते हैं, टिंग डोंग, छाती पर पिस्तौल रखते हैं और सारा सामान लेकर गायब हो जाते हैं। अभी पिछले महीने की बात है, हमारे पड़ोस वाले मोहल्ले में चोरी हो गई। करीब 11 बजा होगा, वहां वो रहते थे सुनील राज साहब, तो उनके घर डकैती पड़ गई। चोर पूरा ट्रक साथ लेकर आए थे साहब, रात भर सामान लगता रहा। सुबह जब 3:30-4 बजे चोरों ने बकायदा नहाया वहाया, चाय कॉफी बनाई, नाश्ता बनाया, किया, खाया पिया। उसके बाद सुनील राज साहब को तबर्रुक प्रसाद के रूप में एक किताब भेंट कर गए। किताब का शीर्षक था उजाले अपनी यादों। किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ था डॉक्टर बशीर बद्र की तरफ से सप्रेम भेंट। अब यकीनन वो किताब जो थी वो डकैत खरीद कर तो लाए नहीं। ठीक है साहब, जैसे तैसे चोरों ने ट्रक स्टार्ट किया और सुबह खोल। वो तो जब सुबह गिटार वाला विकास सिरमौलिया सुनील राज के घर पहुंचा है दुष्यंत कुमार नाट्य समारोह का पैसा लेने, तब पता चला कि सुनील राज साहब को लुट गए। लेकिन नहीं साहब, इनका क्या है, इनका बस चले तो ये तो रोशनदान तक में ताला डालकर रखते। अच्छा, इधर पिछले कुछ दिनों से नई आदत इन्होंने डाल दी है, चिड़िया चुगाने। रोज सुबह किचन में घुस जाएंगे, रोटी वाले डिब्बे से 1 रोटी निकालेंगे, उसे मीस के पूरे लॉन में बिखेर देंगे और फिर कहीं कोने में छुप के बैठ के देखेंगे कि भाई चिड़िया रानी आएगी, दाने को वो खाएगी, अल्लाह हमें सवाब देगा। अरे साहब कमाइए सवाब, इसमें किसको दिक्कत हो सकती है? लेकिन इसमें भी परेशानी खड़े होने लगी। परेशानी ये कि रोटी अगर एक से ज्यादा बच जाए तो भाई इतनी रोटी क्यों बर्बाद की जा रही है, और अगर एक भी ना बचे तो ये क्या अब इस घर में चिड़ियों को खिलाने के लिए भी रोटी नहीं रहेगी? यानी भैया हमें तो हर बात में मीन में निकालनी है, मतलब हम निकालेंगे, यानी चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप। पहले रोज रोज की झंझट से बचने के लिए अपनी बीवी से कहा कि 1-2 रोटी वाले डिब्बे में रख दिया करो, बाकी किसी बर्तन में छिपा के फ्रिज में रख दिया करो। लेकिन इनकी नजरों से कहाँ कुछ बचता है, ये तो रोज सुबह उठते ही सारे घर की तलाशी लेने लगते हैं। आखिरकार फ्रिज में छिपा कर रखा गया रोटी वाला डिब्बा इन्हें एक दिन मिल ही गया। अब पहले तो ये शिकायत थी
कि भाई इतनी रोटी क्यों बर्बाद की जा रही है। अब एक और नई शिकायत ये खड़ी हो गई कि मुझसे इस घर में बातें छिपाई जा रही है ताकि मैं किसी को कुछ बोलूं नहीं। अरे लुटाओ दोनों हाथों से, पेट काट काट कर मैंने ये गृहस्थी बनाई है, आग लगा दो, बहा दो, सब कुछ मिटा दो। अजब गजब आदत पाल रखी। कपड़े लत्ते की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाहर नंगे बदन तहमत पहने बैठे रहेंगे, वही पहने पहने सौदा लेने चले जाएंगे। अब अगर इनसे कोई कुछ कह दे तो फिर कहेंगे क्या गांधी बाबा भी तो लंगोट पहनते थे, उन्हें तो कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, वही पहले पहले विलायत चले गए, वहां के राजा के साथ दावत भी की। अब करिए, आप इनसे बहस कर सकते हैं। पूरे गर्मी भर घर में 3-3, 4-4 कूलर चलते हैं, उसमें नहीं लेटेंगे, बाहर लेटेंगे पान की चारपाई पर। घर में 4-5 फोल्डिंग तो होगी आराम से, लेकिन उस पर नहीं लेटेंगे, बाहर बांध की चारपाई पर उसको भिगो के नंगे बदन बने रहेंगे। अब अगर कोई देखेगा तो वो तो यही कहेगा ना, घर का नौकर होगा बेचारा। या फिर आस पड़ोस वाले तो यही कहेंगे कि जवान लड़के ने देखो किस तरह से अपने बाप को रखा हुआ है, बहुत ही बेकार लड़का है। अरे साहब, बदनामी हमारी होती है। इधर पिछले दिनों से एक नई खबर इनको सवार हो गई है कि बिजली बर्बाद नहीं होना चाहिए। अरे ठीक है साहब, इस बात को तो सरकार भी कह रही है कि बिजली बर्बाद नहीं होना चाहिए, आए दिन इसका टीवी और रेडियो पर इश्तिहार आता ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ड्राइंग रूम से अगर डोर बेल बजने पर कोई दरवाजा खोलने जाए तो लाइट और पंखा बंद कर दे। अगर कोई बेडरूम से टॉयलेट की तरफ जाए तो वहां की लाइट पंखा बंद कर दे। किचन में दाल चढ़ाकर पकाने वाला अगर बाहर बैठकर सब्जी काटे तो वो किचन की लाइट बंद कर दे। फिर वहां बिल्ली नाचे या छछूंदर सुम्बा डांस करे, इससे इनका कोई मतलब नहीं। अगर कहीं भी मान लीजिए बाथरूम है, उसकी लाइट जलती देखी तो दरवाजा ऐसे पास जाएंगे, खांसेंगे, थोड़ा खखारेंगे, और उसके बाद अगर कोई नहीं हुआ तो लाइट खटाक से बंद कर देंगे। ठीक है साहब, अजब गजब आदत पाले हुए। अभी पिछले कुछ दिनों पहले की बात है, पानी की मोटर खुली रह गई साहब। अब ठीक है भाई, खुली रह गई तो खुली रह गई, लेकिन नहीं साहब, हफ्तों इंक्वायरी चली है, किसने खोली, क्यों खोली, खोलकर वो कहाँ गया, आया क्यों नहीं वापस, उसका नाम पता करो, ये करो वो करो। ठीक है भाई, बैठे बैठे इनका बस चलता ना अगर तो वो पानी वाले प्रकरण पर जस्टिस काटजू की देखरेख में जांच आयोग बिठा बैठे बैठे बेमतलब की चीजों में उलझे रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले की बात है, बाथरूम में फ्लश, टॉयलेट के फ्लश की टंकी लीक कर गई। पुराने जमाने की कास्ट आयरन की टंकी है, हो गई होगी साहब कहीं से लीक। ऐसा नहीं है कि मैंने उसे नहीं देखा भाई, मैंने भी उसे देखा था, मैं भी इसे घर में रहता हूँ, लेकिन अलादीन का चिराग नहीं है मेरे पास कि भाई मैंने उसे घिसा, उसमें से चिन्ह बाहर निकला कि अब हुक्म है मेरे आका। तो चीनी भाई, टंकी ठीक करानी है यार, हो जाएगी। अभी लो मेरे आका, ये लो टंकी ठीक हो गई। अब ये आका और काका से अगर टंकी ठीक हो रही होती तो कब की हो गई। अजी साहब, बाजार जाना पड़ेगा, प्लम्बर को पकड़ कर लाना पड़ेगा। आप तो आजकल के इन प्लम्बरों को जानते ही हैं, आसानी से छोटे मोटे कामों के लिए आने को राजी ही नहीं होते। 100 बार इनकी गाड़ी पे हाथ फेरो कि चच्चा हमारी गाड़ी पे बैठ जाना, हमारी गाड़ी से ही आ जाना, चच्चा समोसा खा लो, चच्चा चाय पी लो, चच्चा 10-20 बढ़ा के ले लो। तब कहीं जाकर 70 नखरे करने के बाद 71वें नखरे पर ये आएगी। लेकिन इसकी ऐसी कोई जरूरत भी नहीं थी भाई। टॉयलेट इस्तेमाल करने से पहले फ्लश कर दो या टंकी का नल नीचे से बंद कर दो, और इसकी भी क्या जरूरत थी, घर में दूसरा बाथरूम भी तो है, उसे इस्तेमाल करो तब तक। लेकिन नहीं साहब, इनको खप्त सवार हो गई कि टॉयलेट की टंकी ठीक करानी है, ठीक करानी है, ठीक करानी है। इसी बीच कहीं से टीवी पर एमसी का विज्ञापन देख लिया, फिर क्या था, पहना पजामा गए बाजार, ले आए खरीद कर 1 पैकेट, उठाया स्टूल और घुस गए बाथरूम में। की जिंदगी से ज्यादा भला जेवर की कीमत हो सकती है।
वन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। आज उनको गुजरे पूरे 6 महीने। आज ही के दिन लगभग इसी वक्त इंतकाल हुआ था उनका। अच्छे भले स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर ले जाएंगे। डॉक्टरों का कहना था कि हार्ट फेल हो गया था, पहले से कमजोर था, इसलिए कोई तो ये भी कह रहा था कि बेहोशी की दवा ज्यादा दे दी थी, जिससे बाद में होश ही नहीं। तो डॉक्टरों को मारने पर उतारू हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसे काबू मिला है। उसका कहना भी ठीक था। हार्ट अगर पहले से कमजोर था तो इलाज क्यों नहीं करा दिया? पहले हार्ट का इलाज करा देते, नहीं तो नहीं होता ऑपरेशन। बैठ ना पाते, बस यही होता ना। कम से कम जिंदा तो होते। सबने पिंटू को पकड़ रखा था, नहीं तो मारे बिना नहीं मानता वो डॉक्टर। बेचारे ने फंड से और न जाने कहां से पैसा इकट्ठा करके डॉक्टरों की फीस खरीदी। पूरे 80,000 रुपए रखवाए डॉक्टरों ने, तब जाके ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। डॉक्टर क्या है, जल्लाद है सारे के सारे। लाश देखते ही बेहोशी का दौरा पड़ गया। जाने कितने ही छींटे मारे लोगों ने मुंह पर। कोई इंजेक्शन भी लगाया था शायद, तब कहीं जाकर होश आया। देखती क्या हो, कई लोग पिंटू को पकड़े खड़े हैं, समझा रहे हैं। जिसे जाना था वो तो चला गया, अब फौजदारी करने से क्या फायदा? मौत क्या किसी के लिए रुकी है आज तक जो अब रुकेगी? जिसकी मिट्टी जहां लिखी होती है ना, मौत उसे वहां घसीट कर ले जाती है। इनकी मिट्टी शायद ऑपरेशन थिएटर में ही लिखी थी। कहावत है ना, हिले रोजी बहाने मौत। नहीं तो ना तो वो इश्तिहार देखते टीवी पर, और ना ही वो गुसल खाने की टंकी ठीक करने स्टूल लेकर चले जाते, जहां इतने दिनों से बह रही थी और बहती रहती। लेकिन मेरी किस्मत में तो बेवा होना ही लिखा था। जिंदा थे
मुझसे कहा करते थे, देख लेना, तुमसे पहले चला जाऊंगा। मैं कहती मरे तुम्हारे दुश्मन, अरे ऐसे कोई बुरे कर्म किए होंगे जो जो तुम्हारी मिट्टी देखनी पड़े। औरत की मर्जात तो इसी में है कि वो सदा मरे, वरना औरत की जिंदगी बेकार। अरे ये सब फालतू की बात है, तकियानुसी बात है। आजकल आदमी के मरने पर किसी को अफसोस नहीं होता, और तुम्हें किस बात की फिक्र है? तुम्हारा कमाऊ बेटा है, बहू और पोता, लेकिन मेरी ही लोग। मैं पिंटू से कितना कहता हूं कि बेटा अपनी जिम्मेदारी समझो, घर जल्दी आ जाएगा, लेकिन पिंटू मेरी बात को एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। एक बात कहूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मैं समझाती हूँ, अरे तुम रहने दो ये सारी बातें, चुपचाप बैठो, 2 जून की रोटी खाओ, चींटी चिड़िया चुगाओ, शाम को कहीं सैर के लिए निकल जाया कर। अपना पोता बड़ा हो रहा है, उसे बिठा के ABCD क ख ग घ का पाठ पढ़ा दो। पर नहीं, कई दिनों से देख रही थी मैं, बस एक ही फिक्र खाए जा रही थी कि घर बर्बाद हो रहा है। पिंटू उनकी बात ही नहीं सुनता था, एक कान से सुनता, दूसरे से निकाल देता। ये घर बड़े अरमानों से बनाया था उन्होंने, कहीं से भी जरा सा प्लास्टर उखड़ता तो उनके कलेजे में खूब उठती थी। मैं कहती, अजी मकान है, टूट फूट तो लगी रहती है। वो कहते, टूट फूट लगी रहती है वो तो ठीक है, लेकिन क्या पिंटू को नहीं चाहिए कि वो इस ओर ध्यान दे? अरे चलो, अपने मन से ना करे पर मेरी सुन ले। अब मेरी उम्र हो रही, अब मुझसे ये काम नहीं होता, बहुत जल्दी थक जाता हूं मैं समझाती। नहीं होता तो खामोश बैठे रहा, जैसा हो रहा है होने दिया करो। पिंटू भी जवान है, वो क्या समझे दुनियादारी? तुम्हें ही समझ में आती? और क्या जवानी में किसी को समझ में आता है जो उसे समझ में आएगा? अरे अभी उसके खेलने खाने के दिन है, दोस्तों के साथ बैठा ताश पत्ता खेलता होगा। तुम भी तो खेलते थे रात रात भर, तुम भी अपने दोस्तों के यहाँ बैठकर ताश पत्ता खेलते थे या नहीं? लेकिन उन्हें बस एक ही फिक्र खाए जा रही थी, पिंटू के अभी से ये हालात है तो आगे अल्लाह ही मालिक है। कई दिनों से एक और चीज देख रही थी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, दुनियावी चीजों के लिए उनका मोह बढ़ता जा रहा था।
मिजाज भी जरा चिड़चिड़ा हो गया था। वो कोई कह रहा था कि शक्कर की बीमारी हो गई, उसमें आदमी को ज्यादा गुस्सा आता है। जो भी हो, मेरे से पता लग जाता कि शक्कर की बीमारी है तो सही वक्त पे इलाज करवा देते ना। पिंटू को भी इसी बात का अफसोस रहता है कि ना तो सही वक्त पर शक्कर की बीमारी का पता चला और ना ही दिल की कमजोरी के बारे में डॉक्टरों ने बताया। अरे छोटी मोटी बीमारी में अस्पताल ले जाते थे ना, उनको पहले बताना चाहिए था ना। पहले बताते तो जमकर इलाज करा देते। मुझे लगता है कि उनको महंगाई मार गई। अरे हड्डी टूटना तो एक बहाना था, वरना 65-66 कोई उम्र होती है क्या आजकल। जिस दिन रिटायर हुए बड़े खुश थे, कहने लगे बस हो गई नौकरी, अब घर पर बैठकर आराम करूंगा। जाने कितने ही लोग आए थे रिटायरमेंट के बाद उन्हें घर छोड़ने के लिए। सबका यही कहना था कि भाभी जान, आज तक रिटायरमेंट की पार्टी पर किसी को इतने तोहफे नहीं मिले जितने इन जनाब को मिले। ये दिन बाजार से 1 किलो बादाम लेके आ और ग्रामोद्योग से शहद की शीशी। आप ही मुझसे बोले, बेगम शाम को 4-6 बादाम भिगो के रख देना, सुबह शहद में घिस के खाऊंगा। जवानी तो यूं ही छींकते बीत गई, अब कुछ आराम करूंगा। तो हमारे यहाँ यूं ही बने रहे, हफ्ते में 2 बार गोश्त ले आते, लाते ही मुझसे कहते, बेगम खूब गलाकर पकाना और हाँ, मसाला कम डालना, मसाला नुकसान करता है। कहते कि भगवान का दिया हुआ इतना कुछ है हमारे पास कि पेंशन में कमी ना पड़ेगी। पिंटू ना भी दे को पैसा घर में तो भी अल्लाह की फसल से कमी ना होगी। चीजों के दाम तिगड़े दुने तिगने होके बढ़ने लगे। जहां पहले 2-2.5 हजार में घर का खर्च चल जाता था, वहां 5,000 रुपए भी कम पड़ने लगे। सो एक कर घर के खर्च कम किए जाने लगे। पहले गोश्त आना बंद हुआ, फिर बादाम और फिर फल। नाश्ते में जहां पहले दूध दही अंडा ब्रेड मक्खन हो जाया करता था, उनकी जगह नमकीन पूरी होने लगी। इन्होंने तो नाश्ता करना ही बंद कर दिया। मैंने इनसे कहा
कि पूरी पराठा न खाते बने तो तुम्हारे लिए दूध, अंडा, ब्रेड कुछ मंगवा दे। बस बिगड़ पड़े मुझ पर। कहने लगे बच्चा हूं क्या मैं? और तुम क्या सोचती हो इस मारे नाश्ता करना बंद किया है मैंने? अरे अब कुछ भी खाओ, इस पूरे जिस्म में कुछ नहीं लगने वाला। कपड़ों के लिए भी मैंने कहा कि चलिए लखेड़ा पूरा करते हैं, तो 2-4 जोड़ी कुर्ता पजामा खरीद लाते हैं। ये अच्छा लगता है कि तहमत पहन के बैठे रहते हो। इतना भी टूटा नहीं है कि नंगे उघाड़े बैठे रहो। मेरी बात को कुछ देर तो चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले अब इस जिस्म को चाहिए ही क्या बेगम? कफन सो तो कोई भी डाल देगा। मैंने इनसे कहा है क्या ऐसी मनुष्यों जैसी बातें करते हो? कहने लगे हमें ज्यादा नहीं जीने वाला बेगम, ज्यादा से ज्यादा 4-6 महीने या फिर 1 साल। चले लेकिन उनके जाने के बाद पिंटू के बर्ताव में अजीब सा फर्क देख रही है। उसके चेहरे की रौनक ही चली गई है। दफ्तर से सीधा घर आ जाता है और गुमसुम बन बैठा रहता है। वहीं बैठे बैठे कोई किताब के पन्ने पलटने लगेगा या अखबार पढ़ने लगेगा। कई बार मैंने कहा बिट्टू चले जाया कर, नहीं तो वो दोस्त यारों के साथ मिल बैठ लिया कर। अच्छा बच्चे को बगीचे में घुमा लाया कर। अच्छा लेकिन मजाल है कि कहीं और चला जाया कर। हाँ, कभी-कभी वो झोला लटकाकर सब्जी लेने चला जाता है और नहीं तो दूध लेने। बस हमारे यहाँ पहले नवाब भाई के यहाँ से दूध आया करता है, वो भी बंद करवा दिया। कहने लगा अम्मी उसमें पानी ज्यादा मिला होता है। ठीक कहता था। अब दूध
दूध जैसा लगता है। ये एक अंगुल मोटी मलाई पड़ती है उसमें। अब तो उसने वो मिल का पिसा आटा लाना भी बंद कर दिया। महीने 2 महीने में जाकर गेहूं ले आता है, मैं बीन पर छोड़ देती हूँ। पहली बार जब मुझे ये काम करते देखा तो अपनी बेगम पर चिल्ला पड़ा, अरे नवाबजादी बनी बैठी रहती हो, देखती नहीं अम्मी गेहूं बीन रही है। बहू बेचारी दौड़ी चली आई। मैंने ही मना कर दिया कि इस बहाने कम से कम हाथ पांव चलते रहेंगे, नहीं तो गठिया ने तो जकड़ ही रखा है। कुछ दिनों से एक और अजीब सी बात देख रही हूँ। पिंटू पिंटू सोने से पहले नलों की टोटियां देखता है कि बंद है या नहीं। वो गुसल खाने की टंकी तो कब की बदल दी, रसोई घर की नलों की टोटियां भी बदल डाली। कहीं पे भी कोई फिजूल की बिजली चलती देखता है या पंखा चलता देखता है, बीवी पर चिल्ला उठता है, अरे रईसजादी, वैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो यूं बिजली फूंकी जा रही है। सारी की सारी इन्हीं की आदतें आती जा रही है। कल या परसों की बात, रात को अचानक से कुछ खटका हुआ। मेरी आंख खुल गई। देखती क्या हूं कि दरवाजों की कुंडी सटकनियां देख रहा है कि ठीक से बंद है या नहीं। मैंने देखा तो मेरा कलेजा कांप उठा। वो तो बुढ़ापे में ये सब किया करते, और ये इसी उम्र। या अल्लाह, रहम कर मेरे बेटे पर, रहम कर। अरे ये बत्ती क्यों जल रही है अभी तक? चाहो तो स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूं कि एक दिन ये घर बर्बाद होकर रहेगा, कोई रोक ले। तेरा ख्याल फिर से बुलाया ना जाएगा, उल्फत की जिंदगी को मिटाया ना जाएगा। मजबूरियों ने छीन ली मुझसे अगर ज़बां, मुझसे अगर ज़बां।
साथियों से परिचय करवा दूं आपका। अपर्णा जोशी, अजय श्रीवास्तव अज्जू, आशीर्वाद झा, देश यादव और म्यूजिक कर रहे थे एहतशाम आजाद। और बैकअप किया था नरेंद्र सिंह राजपूत ने और मुझे असिस्ट किया था प्रदीप शर्मा ने। और लाइट पर थे सुनील राज और सहयोग कर रही थी आरती। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सुनील राज अभिराम संस्था का, जिन्होंने हमें मंच दिया और ये प्रस्तुति आप तक हम पहुँचा पाए और आप लोगों ने इसको देखा, हम लोगों को सराहा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की प्रस्तुति है सुनील राज के निर्देशन में मैं भी मां बन गया और ये बहुत हास्य नाटक है, आप लोग जरूर आइए देखने। वक्त वही रहे। एक दो मिनट और चाहूंगा आपसे। आपने अपना ये सफर शुरू किया था, इसलिए एक दूसरे की तारीफ करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, पर आज के समय में इस तरह का जो नाटक देखा है आपने, न्यू जनरेशन को एक दूसरे तरीके से तैयार कर रहे हैं और एक अलग ही मिजाज का काम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि रंगमंच पर इन जैसे लोगों का सम्मान होना भी बहुत जरूरी है। और मेरे बाद मेरा मनपसंद नाटक है और मुझे इसमें लाइव करने का सौभाग्य मिलता है। मैं इस नाटक का हिस्सा हूँ, मुझे बड़ा गर्व होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल अवश्य पधारिए, मैं भी मां बन गया।